देखिए जो राइट्स होते हैं ये हैं आपके राइट्स। मुझे बताना है कि सकारात्मक यानी कि सकारात्मक और नकारात्मक, सकारात्मक और नकारात्मक। सकारात्मक और नकारात्मक में एक छोटा सा अंतर है। जब आपके संवैधानिक अधिकारों पर, कौन से मौलिक अधिकारों पर, जब आपके संविधान के मौलिक अधिकारों पर एक रेस्ट्रिक्शन लग जाए, युक्ति युक्त प्रतिबंध लग जाए, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन हो, उन्हें रोकने की एक प्रक्रिया हो, किसके लिए? राज्य के द्वारा लोगों के लिए, ठीक। तो ऐसे अधिकारों को सकारात्मक अधिकार कहते हैं। और जब राज्य उनमें टांग नहीं अड़ाता, राज्य के द्वारा दिए गए अधिकारों को निरपेक्ष मान लिया जाता है। अब एक एग्जाम्पल से और समझिए। जैसे मान लिया आप अपने घर में रहते हैं, जैसे ये घर है, ये क्या है? एक घर है। इस घर में मेल फीमेल, ठीक है, और 3 चाइल्ड हैं। कितने हैं? 3 चाइल्ड हैं। अब देखिए राइट्स की बात कैसे आती है। जो राइट्स हैं आपके, तो इन 3 चाइल्डों के द्वारा इनको अधिकार दे रखे हैं कि आपको घर जो वापस आना है वो 8 बजे तक वापस आना है। तो इसका मतलब क्या है? 8 बजे के बाद अगर आप वापस आएंगे तो आप पर क्या कार्रवाई हो सकती है? तो ऐसे अधिकार को कहते हैं सकारात्मक अधिकार, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन। अर्थात आपके अधिकारों को एक रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन के तहत प्रतिबंधित किया गया है, युक्ति युक्त प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब अगर ये वापस आने का अधिकार किसी भी टाइम आए, 11 बजे आओ, 12 बजे आओ, 6 बजे आओ, दिन के रात के किसी भी टाइम आओ, कोई अधिकार, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो ऐसे अधिकारों को क्या कहते हैं? नकारात्मक अधिकार। तो जब आपके अधिकारों पर रेस्ट्रिक्शन हो तो उसे सकारात्मक, और जब आपके अधिकारों पर रेस्ट्रिक्शन ना हो तो उन्हें नकारात्मक अधिकार कहते हैं। सिंपल सा मैंने कल एक एग्जाम्पल भी दिया था कि ट्रंप की सरकार में, ट्रंप सरकार की जो आलोचना की जाती है, ट्रंप की सरकार में, अमेरिका में ट्रंप की सरकार आई थी, तो वो क्या करते हैं? ट्रंप की एक नंगी तस्वीर और व्हील पे घुमा के और उस पर जूते मारते हुए और लात मारते हुए चलते हैं। तो वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कैसी है? नकारात्मक। तो उसे अमेरिका में अपनाया गया है। हालांकि बहुत ज़्यादा नकारात्मक नहीं है, वहाँ राज्य रेस्ट्रिक्शन लगा लेता है, लेकिन फिर भी उन्होंने लिखा है कि ये कैसे अधिकार है? निरपेक्ष अधिकार है, ठीक। लेकिन भारत में आप ऐसा नहीं कर सकते। भारत की सरकार, भारत राज्य आपकी का जो मौलिक अधिकार है उसे रोक सकते हैं। जैसे बोलने का अधिकार है, तो बोलने का अधिकार, आप सामान्य भाषण दे सकते हैं, लेकिन अगर आप ऐसा भाषण देते हैं जिससे दंगा भड़क सकता है, सांप्रदायिक दंगे हो सकते हैं, किसी विशेष जाति के या विशेष लिंग के लोगों के प्रति आप कोई द्वेष भावना फैलाना चाहते हैं, या राज्य के प्रति या राज्य की संप्रभुता को कोई खतरा पैदा होता है, सरकार के किसी दूसरे देश की सरकार के साथ संबंध खराब होते हैं, आप कोई ऐसा बयान दे देते हैं, तो इनके आधार पर उस पर रेस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। अर्थात आपकी बोलने की स्वतंत्रता निरपेक्ष नहीं है, बल्कि कैसी है? सापेक्ष है। तो ऐसे अधिकार जिन पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन हो उन्हें सकारात्मक, और जिन पर रेस्ट्रिक्शन नहीं होता उन्हें नकारात्मक अधिकार कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसमें। अब देखिए अगला टॉपिक है अधिकारों में ही, मौलिक अधिकारों में ही, कि मौलिक अधिकार तथा कानूनी अधिकार में अंतर। तो आपको ये देखना है कि मौलिक अधिकार में और कानूनी अधिकार में अंतर क्या होता है। पहले मैं स्लाइड पढ़ूंगा, उसके बाद में फिर आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो देखिए सामान्य से कानूनी अधिकार कैसा? कानूनी अधिकार कानून के द्वारा संरक्षित और न्यायालय द्वारा बाध्यकारी होते हैं। कानूनी अधिकार, देखिए कानूनी अधिकार का मतलब समझिए जब विधायिका कानून बनाए और उसके माध्यम से कोई अधिकार दे। जैसे मान लिया भारत में आपके पास मौलिक अधिकार हैं जो संविधान में लिखे गए हैं, लेकिन संसद का मन कर रहा है कि लोगों को कुछ अधिकार और दे दो, है ना। तो संसद क्या करेगी? कानून बना के कुछ अधिकार और दे देगी। जैसे अनुच्छेद 21 में राइट टू लाइफ का अधिकार है, तो राइट टू लाइफ में राइट टू एजुकेशन भी है, लेकिन राइट टू लाइफ में राइट टू एजुकेशन के साथ साथ राइट टू फूड नहीं है, राइट टू फूड नहीं है, राइट टू हेल्थ नहीं है। लेकिन सरकार के पास अभी इतना संसाधन है नहीं कि अनुच्छेद 21 में राइट टू फूड और राइट टू हेल्थ को ऐड कर सके। राइट टू एजुकेशन है, लेकिन उसमें भी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है कि 6 से 8 वर्ष तक के बच्चों के लिए फ्री शिक्षा है। पीजी की शिक्षा, ग्रेजुएशन की शिक्षा या रिसर्च शिक्षा, उसमें वो ऐड नहीं है। तो सरकार क्या कर सकती है? आने वाले समय में क्या कर सकती है? अनुच्छेद 21 में कानून बनाकर, कानून के द्वारा कानून बनाकर उसमें एक शिक्षा या एक अधिकार और ऐड कर सकती है। मान लिया सरकार ने एक अधिकार ऐड किया, राइट टू मेडिकल या राइट टू हेल्थ,
तो राइट टू हेल्थ का अधिकार कैसे, अगर आपको बुखार हुआ है, आपको कोई बीमारी हुई है, तो आप जाके दवाई ले लेंगे, आपसे ना कोई डॉक्टर पैसे लेगा, ना ही कोई आपसे स्टोर वाला। क्यों? क्योंकि जो सरकारी स्टोर है वो सरकार वहाँ पे दवाइयाँ उपलब्ध कराएगी, डॉक्टर सरकार उपलब्ध कराएगी, अस्पताल सरकार उपलब्ध कराएगी, बस आपको इलाज कराना है तो फ्री इलाज मिलेगा। क्यों? राइट टू हेल्थ है। तो यह अभी अधिकार नहीं है। सरकार ने हालांकि अब भी बहुत हद तक इन चीज़ों को सुगम बना रखा है। आप सरकारी अस्पताल में जाइए, 1 रुपये की पर्ची कटती है और आप सामान्यतः इलाज करा लेते हैं, लेकिन दवाइयों का खर्चा, टेस्टों का खर्चा वो आपको अपनी तरफ से देना पड़ता है। सरकार फिर भी कोशिश कर रही है और आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, तो ऐसे ही कानूनी अधिकार अर्थात कानून बनाकर सरकार कल को ये कह दे कि आपको राइट टू हेल्थ दिया जाता है, तो राइट टू हेल्थ देकर आप कहीं भी जाके इलाज करा सकते हैं। अमित मोहतला नमस्कार। ठीक है, तो इस तरीके से जो कानून यानी कि संसद इस तरह के कानून बनाए तो वे क्या है, संरक्षित और न्यायालय द्वारा बाध्यकारी। न्यायालय द्वारा बाध्यकारी का मतलब है न्यायालय उसका जांच कर सकता है, अगर कहीं उसका उल्लंघन होता है तो उसे लागू किया जाएगा। अब आप कहेंगे ये बात तो मौलिक अधिकारों में भी, हाँ बिल्कुल बात है। तो देखो, मौलिक अधिकार भी कानून द्वारा संरक्षित होते हैं और न्यायालय द्वारा बाध्यकारी होते हैं, सिंपल सी बात है। लेकिन इनमें अंतर क्या है भाई, फिर अंतर क्या है? लेकिन दोनों में अंतर यह है कि क्या अंतर है कि कानूनी अधिकारों के उल्लंघन पर निचले न्यायालय में और सामान्य प्रक्रियाओं के माध्यम से कार्रवाई होती है। ठीक, अर्थात जो आपके कानूनी अधिकार हैं, अगर उनका उल्लंघन होता है तो आप निचले न्यायालय में जाके उनके लिए अपील कर सकते हैं। लेकिन मौलिक अधिकारों का अगर उल्लंघन होता है तो आप डायरेक्ट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। आपके लिए फिर ये बाध्यकारिता खत्म हो जाएगी कि पहले निचले न्यायालय में जाए। ठीक है, देखो जैसे दो लोगों की लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, अब उनमें दोनों में झगड़ा हो गया, एक ने एक को चोट मारी, तो एक पीड़ित हो गया और एक अटैकर, यानी एक ने अटैक किया और एक शोषित हो गया और एक शोषणकर्ता हो गया। तो जो पीड़ित है, जो शोषित है, ठीक है, तो उसकी तरफ से सरकार केस लड़ेगी, सरकार उसको वकील उपलब्ध कराएगी उसको, क्योंकि अनुच्छेद 39 कहता है आपको फ्री कानूनी हेल्प मिलेगी। तो जैसे ही उस व्यक्ति का वो पीड़ित व्यक्ति बनेगा तो उस पीड़ित व्यक्ति को देखा जाएगा कि इसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन तो नहीं हुआ है, लेकिन मौलिक अधिकार का उल्लंघन किसी विशेष व्यक्ति के द्वारा किया गया है तो तब भी ये बात लागू नहीं होती। मौलिक अधिकार का उल्लंघन अगर कोई सरकारी संस्था है, सरकार करती है, तब आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। तो वहाँ पे क्या हुआ है, उस व्यक्ति का जैसे मान लिया उसके सर में चोट लग गई, तो वहाँ वो क्या करेगा, FIR दर्ज करेगा, FIR के माध्यम से फिर कोर्ट में जाएगा, तो कोर्ट उसके साथ न्याय करेगा। वो ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाके कहे कि मेरे तो सर फोड़ दिया है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो आपका एक कानूनी अधिकार है, CRPC IPC में बना हुआ है, सरकार उसमें असामान्य रूप से बदलाव करती है। तो ऐसे अधिकार जो कानूनी अधिकार है उनके लिए आप मांग कर सकते हैं निचले न्यायालयों में, लेकिन मौलिक अधिकारों की मांग आप कहाँ करेंगे, सीधे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में। जैसे ही लिखा है, मौलिक अधिकारों के हनन और पर सीधे उच्चतम न्यायालय में अनुच्छेद 32 में, अर्थात जो रिट प्रकार है, अनुच्छेद 32 में जो रिट दी गई है, उन रिटों के माध्यम से आप डायरेक्ट कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में उनकी अपील कर सकते हैं। तो ये एक सामान्य सा मौलिक अधिकार में और कानूनी अधिकारों में अंतर है। ठीक है, बिल्कुल समझ में आया होगा क्योंकि बहुत ही सामान्य तरीके से समझाया है। अब देखिए आगे, कानूनी अधिकारों को और समझिए। इसमें कानूनी अधिकारों को विधायिका द्वारा बनाए गए सामान्य कानूनों में परिवर्तित किया जा सकता है। वही जो मैंने बताया, संसद कानून बना देगी, तो कानूनी अधिकारों को विधायिका के द्वारा सामान्य कानूनों में परिवर्तित किया जा सकता है। जबकि मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए देखिए, अगर आपको सामान्य कानूनों में, कानूनी अधिकारों में विधायिका द्वारा क्या किया जाता है, परिवर्तन किया जाता है सामान्य तरीके से। लेकिन अगर मौलिक अधिकारों में परिवर्तन करना है तो संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। कैसे? जबकि मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए संविधान में संशोधन का सहारा लिया जाता है, तो आप डायरेक्ट मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकते। ठीक, देखिए सामान्यतः कानून है, जैसे अभी IPC और CRPC जो 1860 है आपकी, उसमें अभी कानून में बदलाव किया गया है, संसद में वो बिल पास हुआ है, तो वो बिल क्या बन गया, वो अधिनियम बन गया, तो उसके लिए संविधान में संशोधन की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, तो जब उसके लिए संविधान में संशोधन की जरूरत नहीं पड़ी, क्यों? क्योंकि वो क्या था, वो कानूनी अधिकार था। जैसे आपने देखा कि अभी CRPC और IPC में बहुत सारे परिवर्तन किए गए हैं, वे कानूनी अधिकार हैं, तो उनके लिए संविधान संशोधन की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन अगर मौलिक अधिकार में परिवर्तन करना होता तो मौलिक अधिकार में परिवर्तन क्या होता है, जैसे मान लिया अनुच्छेद 14 में परिवर्तन करना है, जैसे अनुच्छेद 15 में करना है, 16 में करना है,
ठीक है, या अनुच्छेद 21 में परिवर्तन करना है तो वो इतना आसान नहीं होता। उसके लिए राज्य को संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो संविधान में ही दिए गए हैं और वहाँ पे फिक्स, और उसके लिए न्यायपालिका बैठी है उनके संरक्षण के लिए। तो इसलिए मौलिक अधिकारों में और कानूनी अधिकारों में ये माइन्यूट सा अंतर है। और देखिए क्या अंतर है, सभी कानूनी अधिकारों को पूर्ण समापन या उनमें अंशतः परिवर्तन किया जा सकता है। यानी कि जो आपके कानूनी अधिकार हैं वे उनको या तो समाप्त भी कर सकते हैं, उनमें थोड़ा सा चेंज किया जा सकता है। जैसे मान लिया कोई, जैसे आईपीसी की धारा 307 है, ठीक है, तो 307 में क्या होता है, सिंपल जैसे मान लिया झगड़ा हो गया तो अंग भंग हो गया, तो अंग भंग होने पर 307 लगेगी। लेकिन सरकार क्या क्या कर सकती है, उस 307 में किसी और दूसरे क्राइम को डाल सकती है, या अंग भंग की जगह उसमें कुछ और लिख सकती है, उसे और व्याख्यायित कर सकती है। तो ये सामान्य परिवर्तन है, इसे कर सकती है, उसमें संविधान में संशोधन की जरूरत नहीं पड़ती। कैसे? क्योंकि वो चाहे तो उसको पूरा भी हटा सकती है, लेकिन अगर संविधान में लेकिन अगर मौलिक अधिकारों में परिवर्तन करना है तो केशवानंद भारतीवाद के माध्यम से मौलिक अधिकारों में संशोधन तो कर सकती है, लेकिन उसका स्ट्रक्चर नहीं बदल सकती। सामान्य मूलभूत ढांचा जो है, मूलभूत ढांचे का सिद्धांत है, उसमें संशोधन नहीं कर सकती। मैंने आपको मूलभूत ढांचे का सिद्धांत बिल्कुल एक अलग वीडियो में समझाया है, आप उसे जाके देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, मौलिक अधिकारों को आपातकाल के अतिरिक्त कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकता। मौलिक अधिकारों को आपातकाल के अतिरिक्त कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकता। आपके जो सामान्यता अधिकार हैं, जो आपके कानूनी अधिकार हैं, उन्हें कभी भी निलंबित कर सकते हैं, कभी भी लागू कर सकते हैं, क्योंकि वो सामान्य प्रक्रिया से लागू होते हैं। लेकिन मौलिक अधिकारों को ऐसे आप निलंबित नहीं कर सकते। निलंबित करने का मतलब है उन्हें समाप्त नहीं कर सकते। जैसे ऐसा नहीं है कि आपने राष्ट्रपति शासन लगा दिया और सारे मौलिक अधिकार खत्म कर दिए, नहीं, उसमें फिर भी कुछ मौलिक अधिकार बचे रहेंगे। ठीक है, अब कैसे समझिए, 44वां संविधान संशोधन हुआ 1978 में। उसके पश्चात क्या हुआ, अपराध के लिए दोष सिद्ध के विषय में, अपराध के लिए दोष सिद्ध का मतलब है जब कोई व्यक्ति अपराधी दोषी सिद्ध हो जाए के विषय में अनुच्छेद 20 और जीवन का अधिकार अनुच्छेद 21 आपातकाल के दौरान भी समाप्त नहीं किया जाएगा। अर्थात पुलिस से गिरफ्तारी से बचने का अधिकार है, कौन सा, अनुच्छेद 20। ठीक है, और अनुच्छेद 21 क्या है, जीवन का अधिकार है। तो पुलिस आपको ऐसे ही जबरदस्ती नजरबंद नहीं कर सकती, उठा के जेल में नहीं डाल सकती। ठीक है, और जीवन का अधिकार, आपको गोली नहीं मार सकती। कितनी भी बुरी परिस्थिति आ जाए देश में, आपातकाल कैसा भी आपातकाल लग जाए, अनुच्छेद 20 और 21 को कोई समाप्त नहीं कर सकता, कोई राज्य नहीं समाप्त कर सकता, क्योंकि अगर समाप्त करेगा तो सुप्रीम कोर्ट बैठा है, वो उसको बिल्कुल रद्द कर सकता है, क्योंकि अधिकार सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है। तो इस तरीके से अनुच्छेद 21 और 20 को समाप्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब देखिए अनुच्छेद है अनुच्छेद 19 भी, चलो उसको आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, वो अगली स्लाइड में देखते हैं उसको। अब देखिए क्या, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार, इसका मतलब क्या है कि भारतीय संविधान के द्वारा कौन से मौलिक अधिकार दिए गए हैं। तो किसी भी देश के संविधान को उस देश का मूल या मौलिक कानून माना जाता है। बिल्कुल सिंपल सी बात है कि किसी भी देश का जो संविधान है वो उसका मूल कानून मूल कानून होता है। तो भारत के संविधान के भाग 3 में, भारत के संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक, भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। ठीक है, कौन से, अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक। ये अधिकार नागरिकों के लिए न्याय योग्य है। न्याय योग्य का मतलब है इनका संरक्षण किया जाएगा। ये न्यायिक अधिकार होते हैं। कौन करेगा इनका न्याय योग्य, कौन करेगा इनका संरक्षण, सुप्रीम कोर्ट करेगा, लेकिन निरपेक्ष नहीं है। ये कैसे हैं, ये सापेक्ष हैं। मैंने अभी सापेक्ष और निरपेक्ष में अंतर बताया था। ये कैसे अधिकार है, सापेक्ष अधिकार हैं। ये नेगेटिव राइट्स नहीं है, ये पॉजिटिव राइट्स हैं हमारे। अर्थात इन पे सरकार या राज्य युक्ति युक्त रिजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है, युक्ति युक्त प्रतिबंध लगा सकती है। ठीक है, समाज तथा राज्य हित में इन अधिकारों पर बिल्कुल प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। समाज या राज्य के हित में का मतलब क्या है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कोई नेता आके कोई भाषण देना शुरू कर दे, ठीक है, और किसी विशेष जाति या विशेष संप्रदाय के लोगों को भड़काना शुरू कर दे कि दूसरी जाति के लोगों को मार दीजिए या दूसरे संप्रदाय के लोगों को मार दीजिए, वो आपके दुश्मन हैं, आपके लिए खतरा पैदा कर सकते हैं, आपका धर्म खतरे में है। इससे क्या होगा, देश की संप्रभुता गड़बड़ाने लगती है।
देश के मतलब राज्य की संप्रभुता गड़बड़ाती है, राज्य की संप्रभुता खतरे में आती है, तो उस व्यक्ति को उठा के जेल में डाला जा सकता है। तो वो व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मेरी जो अनुच्छेद 19 में राइट टू स्पीच है उसका उल्लंघन हुआ है। नहीं भाई, क्यों? क्योंकि संविधान में पहले ही लिखा है यह अधिकार कैसा है, यह अधिकार सापेक्ष है, यह अधिकार निरपेक्ष नहीं है। आप इसके आधार पर कुछ भी नहीं बोल सकते। कुछ भी नहीं बोलने का मतलब है कुछ भी नहीं बोल सकते का मतलब है कि आप अनलिमिटेड नहीं बोल सकते, आपको एक सीमा में बोलना पड़ेगा। लेकिन ध्यान रखना, ये अधिकार जब संसद में खड़े होकर किसी एमपी के द्वारा या विधानसभा में खड़े होकर किसी एमएलए के द्वारा दिया जाता है तो वहां पे राइट टू स्पीच कैसा है, निरपेक्ष अधिकार होता है। इसलिए नेता संसद में कुछ भी बकते हैं, लेकिन जब सड़क पे आ जाते हैं तो फिर कुछ भी बकने से डरते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे उल्लंघन लग सकता है, अनुच्छेद 19 को के उल्लंघन की का केस लग सकता है। लेकिन संसद में और विधानसभा में केस नहीं लगता, वहां पे ये कैसी सापेक्ष अधिकार ना होकर निरपेक्ष अधिकार दिया गया है। ठीक है, आगे देखिए, यह प्रतिबंध व्यक्तिगत और सामाजिक हितों के संतुलन के लिए आवश्यक है। अर्थात ये जो प्रतिबंध दिया गया है ये सामाजिक और व्यक्तिगत संतुलन के लिए है, समाज में संतुलन बना रहे। क्यों? क्योंकि भारत किसी एक विशेष जातीय संप्रदाय का देश तो है नहीं। क्यों? क्योंकि भारत राज्य में अनेक प्रजातियां, अनेक जातियां, अनेक धर्म के लोग, अनेक नस्ल के लोग रहते हैं, तो यहाँ पे बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए ऐसे बैलेंस बनाने के लिए रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन भी लगाने जरूरी है। जैसे मान लिया सरकार ने अनुच्छेद 19 में दे रखा अधिकार कि आप कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी बच सकते हैं जाके, लेकिन उस पर अधिकार पे रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लग सकता है, उस पर प्रतिबंध लग सकता है। कैसे? मान लिया किसी विशेष क्षेत्र में जाके आप दंगा भड़का सकते हैं, या मान लिया किसी नेता के किसी विशेष क्षेत्र में जाने से वहाँ दंगा भड़क सकता है, वहाँ की सामाजिक व्यवस्था खराब हो सकती है, हो सकता है वहाँ कुछ और नई समस्याएं पैदा हो जाएं, तो सरकार उस व्यक्ति को रोक सकती है। जैसा आप देखते हैं राहुल गांधी को कई जगह जाने से रोक दिया जाता है, क्योंकि सरकार को ऐसा लगता है कि उसके जाने से वहाँ पे समस्या हो सकती है। किसी और नेता को किसी विशेष जगह जाने से रोका जा सकता है, या किसी व्यक्ति को भी जाने से रोका जा सकता है। तो फिर वो ये नहीं कह सकता कि मेरा अनुच्छेद 19 में कहीं भी आने जाने का अधिकार सुरक्षित है। सुरक्षित है लेकिन विशेष परिस्थितियों में नहीं है। ठीक है, तो इस बात को आपको याद रखना है। अब देखिए, यदि शासन का कोई कार्य मौलिक अधिकारों में हस्तक्षेप करता है, इसका मतलब क्या है? यदि शासन का कोई भी कार्य मौलिक अधिकारों में हस्तक्षेप करता है या बाधा पहुंचाता है, तो न्यायपालिका को यह अधिकार है कि वह ऐसे कार्य को अवैध घोषित कर दे। तो वह ऐसे कार्यों को अवैध घोषित करेगी। देखिए, जैसे मान लिया ये ए नाम का संस्था है, ये ए नाम की संस्था है, और ये बी नाम का व्यक्ति है, और ये बी नाम का व्यक्ति है, और ये राज्य है, और उसकी संस्थाएं हैं राज्य की, जो राज्य संचालित संस्था है। ठीक है, ये क्या है? राज्य संचालित संस्थाएं हैं। अब देखिए, ये कोई सी नाम का व्यक्ति है, ये कोई सी नाम का व्यक्ति है, और ये संस्था भी हो सकती है, कोई ये व्यक्ति भी हो सकता है और ये संस्था भी हो सकती है। अब देखिए, ये संस्थाएं प्राइवेट हैं, ये प्राइवेट है, ये व्यक्ति भी प्राइवेट है, ये व्यक्ति भी प्राइवेट है, लेकिन ये सरकार है, ये राज्य है, और ये राज्य की संस्थाएं हैं। अब क्या होता है? देखिए, इस प्राइवेट व्यक्ति ने इस सी नाम के व्यक्ति का मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर लिया। ठीक है, तो मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ, या इस संस्था के द्वारा इस सी व्यक्ति को मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया गया। तो सामान्य जो सामान्य नीति है, जो सामान्य कानून है, उसके आधार पर ये चीजें ट्रीट होंगी। ठीक है, लेकिन अगर राज्य की संस्था व्यक्ति के साथ कोई ऐसा व्यवहार करती है कि उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो व्यक्ति डायरेक्ट कहाँ जा सकता है? यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट, या यहाँ पे कहाँ, यहाँ पे या तो सुप्रीम कोर्ट जाएगा या हाई कोर्ट जा सकता है। लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट नहीं जा सकता, यहाँ पे पहले आपको निचले न्यायालय में जाना पड़ेगा। कैसे? आप एफआईआर करेंगे, कुछ भी करेंगे, और फिर न्यायालय में उस पर ट्रायल चलेगा, डिस्ट्रिक्ट न्यायालय में। फिर ट्रायल के बाद न्यायालय ये तय करेगा कि आपको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। लेकिन अगर कोई राज्य या कोई सरकारी संस्था किसी व्यक्ति का
डायरेक्ट उल्लंघन करती है कैसा मौलिक अधिकारों का, तो वो व्यक्ति डायरेक्ट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। ठीक है, अब देखिए यही तो लिखा है, यदि शासन का कोई कार्य है, शासन का कोई कार्य का मतलब है सरकार कोई ऐसा काम करती है कि मौलिक अधिकारों में हस्तक्षेप करता है या मौलिक अधिकारों में हस्तक्षेप होता है या बाधा पहुंचती है, तो न्यायपालिका को यह अधिकार है कि वह ऐसे कार्यों को अवैध घोषित करेगी। तो न्यायपालिका ऐसे कार्यों को क्या कर देगी, अवैध घोषित कर देती है। ठीक है, इसी में देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, इस प्रकार लोकतंत्र में अधिकारों को संविधान में शामिल कर बहुमत के अत्याचारों से नागरिकों की रक्षा तथा कानून के शासन की स्थापना की गई है। ठीक है, वही जो बात मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल वही लिखी गई है कि लोकतंत्र में अधिकारों को संविधान में शामिल करके बहुमत के अत्याचार से नागरिकों की रक्षा। बहुमत का अत्याचार का मतलब क्या है भाई, सरकार है, सरकार के पास बल है। ठीक है, और दूसरा है कोई विशेष सरकारी संस्थाएं हैं, तो वो किसी के या कोई बहुमत के आधार पर कोई राज्य को नुकसान किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाता है, तो कौन खड़ा है, आपके मौलिक अधिकार खड़े हैं, सुप्रीम कोर्ट है और हाई कोर्ट है। तो इस प्रकार से आपके अधिकारों की कानून के शासन की स्थापना करता है। उससे क्या हो जाता है भाई, आपके लिए जैसे मान लिया पढ़ाने के लिए, बिजनेस के लिए, घूमने के लिए कानून है, लॉ है। ठीक है, तो आपको कहीं भी आने जाने का अधिकार है, लेकिन किसी विशेष जातीय संप्रदाय के लोगों ने रोक दिया आपको, किसके आधार पर, बहुसंख्यक के आधार पर, तो फिर कौन बैठा है, फिर कोर्ट बैठा है आपके। ठीक है, तो उसके लिए सरकार आपके साथ है और न्यायपालिका आपके साथ है। अब देखिए मौलिक अधिकारों को मौलिक कहे जाने के निम्नलिखित कारण हैं। अब हम देखेंगे मौलिक अधिकारों को मौलिक क्यों कहा जाता है। ठीक है, देखिए मनुष्य के जीवन को अपने सर्वोच्च रूप में पल्लवित होने के लिए अधिकार आवश्यक है। मैंने कल ही क्लास में क्या बताया था कि अपने जीवन में सर्वोच्च रूप में पल्लवित होने का मतलब है अपना विकास करने के लिए ये अधिकार आवश्यक होते हैं, इसलिए ये मौलिक हैं, जीवन के मूल हैं, मूल में ही ये बने रहते हैं। तो यह राष्ट्र के मूलभूत कानून में वर्णित है और कार्यपालिका इनको छीन नहीं कर सकती। कार्यपालिका का मतलब है जो सरकार और सरकार के जो लोग हैं या सरकारी संस्थाएं जो हैं वो इन अधिकारों को छीन नहीं सकता। सीधा सीधा लिखा है, यह राष्ट्र के मूलभूत कानून है, क्यों, क्योंकि संविधान में दिए गए हैं। और कार्यपालिका, कार्यपालिका का मतलब क्या होता है, सरकार। कार्यपालिका का मतलब क्या है, सरकार। इनको छीन का मतलब होता है कम या उन्हें निलंबित करना, उन्हें छीन नहीं कर सकती। ठीक है, मौलिक अधिकारों के हनन पर सीधे उच्चतम न्यायालय, कहाँ उच्चतम न्यायालय का मतलब सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की जा सकती है। किसके आधार पर, आर्टिकल 32, आर्टिकल 32 के आधार पर सीधे सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हो सकती है। देखिए ये अधिकार संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदत्त किए जाते हैं और राज्य इनके क्रियान्वयन का वचन देता है। संविधान क्या कार्यान्वित करता है, यानी कि संविधान के द्वारा कार्यान्वित किए गए हैं और सरकार इसका वचन देती है। सरकार का मतलब राज्य, राज्य कहता है कि हम आपके अधिकारों की रक्षा करेंगे। जैसे संविधान लिख के संविधान वेत्ता चले गए, अब राज्य एक ऐसी संस्था है जो उन्हें हमेशा बनाए रखेगी, क्योंकि आने वाले लोगों के लिए संरक्षण कौन करेगा, राज्य करेगा। और राज्य के साथ कौन करेगा, न्यायपालिका करेगी। ठीक है, न्यायपालिका राज्य का अंग नहीं होती, उसको हम पढ़ेंगे आगे, देखना आप। ठीक है, अनुच्छेद 12 पढ़ेंगे जो। अब देखिए मौलिक अधिकारों का वर्गीकरण। तो मौलिक अधिकारों का वर्गीकरण दो प्रकार से करते हैं, एक कि जो विदेशियों को प्राप्त मौलिक अधिकार हैं और एक जो भारतीयों को प्राप्त मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, मैं इस क्लास को इतनी ही रखता हूँ, कल फिर मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद सभी लोगों का। मौलिक अधिकारों का वर्गीकरण कल देखते हैं। ठीक, 4-5 क्लास करूँगा मैं मौलिक अधिकारों की, थोड़ा थोड़ा समझाते हुए चलेंगे स्टेप टू स्टेप, क्योंकि जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इन्हीं से पूछे जाते हैं, फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी। तो इसे पढ़ाने में जल्दी नहीं करनी है, थोड़ा थोड़ा पढ़ते हुए आगे चलिए, आपके क्लियर हो जाएंगे। और जो आपके अभी 10-5 दिन में एग्जाम है, फंडामेंटल राइट्स क्लियर हो जाएगा। अगर पॉलिटी में फंडामेंटल राइट्स से सवाल आया तो ये लिख के दे सकते हैं कि इससे अलग नहीं पूछेगा, अगर आपने इसे सही से पढ़ा है तो। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं कल इसी समय।